मेरी बचपन की सहेली की बेटी के विवाह में शामिल होकर बनारस से मैं मुंबई लौट रही थी कि रास्ते में रहने वाली भाभी मतलब मेरी चाची की बहू से मिलने की इच्छा हुई। बचपन की कुछ यादों से वे इतनी जुड़ी थी कि जो कि भुलाए नहीं भूल सकती। सो बिना किसी पूर्व योजना के पूर्व सूचना के रास्ते में ही उतर गई। रास्ते से निकलते ही मैंने भाभी से मिलने का मन बनाया था। घर का पता तो मुझे मालूम ही था। आखिर जन्म के बाद 20 साल मैंने वहीं गुजारे थे। हमारा संयुक्त परिवार था। पिताजी की नौकरी के कारण बाद में हम मुंबई आ गए थे। उसके बाद इधर उधर से उनके बारे में सूचना मिलती रहती, लेकिन मेरा कभी उनसे मिलना नहीं हुआ था। आज 24 साल बाद उसी घर में जाते हुए मुझे अजीब सा लग रहा था। इतने सालों में भाभी में बहुत परिवर्तन आ गया होगा। पता नहीं हम एक दूसरे को पहचानेंगे भी या नहीं। यही सोचकर उनसे मिलने की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। अचानक पहुंचकर मैं उनको हैरान कर देना चाह रही थी। जब ऑटो लेकर घर की ओर चली तो बनारस का पूरा नक्शा ही बदला हुआ था। जो सड़कें उस जमाने में सुनी रहती थी उनमें पैदल चलना तो संभव ही नहीं दिख रहा था। बड़ी बड़ी सड़कों से शहर पटा पड़ा था। पहले जहाँ कारों की संख्या सीमित दिखाई पड़ती थी, अब उनकी संख्या अनगिनत हो गई थी। घर को पहचानने में भी दिक्कत हुई। आसपास की खाली ज़मीन पर अस्पताल और मॉल ने कब्जा कर रखा था। आखिर घूमते घुमाते घर पहुंची गई। घर के बाहर के नक्शे में कोई परिवर्तन नहीं था, इसलिए तुरंत पहचान गई। आगे क्या होगा उसकी अनुभूति से ही धड़कनें तेज होने लगी। डोरबेल बजाई, दरवाज़ा खुला। सामने भाभी खड़ी थी। बालों में बहुत सफ़ेदी आ गई थी, लेकिन मुझे पहचानने में दिक्कत नहीं हुई। उनको देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान तैर गई, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया से लग रहा था कि वे मुझे पहचानने की असफल कोशिश कर रही थी। उन्हें अधिक समय दुविधा की स्थिति में न रखकर मैंने कहा, भाभी मैं अर्चना। थोड़ी देर वे सोच में पड़ गई, फिर खुशी से बोली, अरे आप अचानक कैसे? खबर क्यों नहीं की? मैं स्टेशन लेने आ जाती। कितने सालों बाद मिले हैं। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और हाथ पकड़कर घर के अंदर ले गई। अंदर का नक्शा पूरी तरह से बदला हुआ था। चाचा चाची तो कब के गुजर चुके थे। 2 नंदे थीं, उनका विवाह हो चुका था। भाभी की बेटी की भी शादी हो गई थी। एक बेटा था जो कि ऑफिस गया हुआ था। मेरे बैठते ही वे चाय बनाकर ले आईं। चाय पीते पीते मैंने उनको भरपूर नज़रों से देखा। मक्खन की तरह गोरा चेहरा अपनी चिकनाई खोकर पाषाण जैसा कठोर और भावहीन हो गया था। पथराई हुई आंखें जैसी उनकी चमक को ग्रहण लगे वर्षों बीत चुके हों। सलवटे पड़ी हुई सूती सफ़ेद साड़ी जैसे कभी उसने कलफ के दर्शन ही नहीं किए हों। कुल मिलाकर उनकी स्थिति उस समय से बिल्कुल विपरीत थी जब वे ब्याह कर इस घर में आई थी। मैं उन्हें देखने में इतनी खो गई थी कि उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी इसका ध्यान ही नहीं रहा। उनकी आवाज़ से चौंकी, अर्चना किस सोच में पड़ गई है? पहले मुझे देखा नहीं है क्या? नहाकर थोड़ा आराम कर लीजिए ताकि रास्ते की थकान उतर जाए, फिर जी भर के बातें करेंगे। चाय ख़त्म हो गई थी। मैं झेप कर उठी और कपड़े निकाल कर बाथरूम में घुस गई। शादी और सफ़र की थकान से सच में बदन बिल्कुल निढाल हो रहा था। लेट तो गई, लेकिन आंखों में नींद के स्थान पर 24 साल पुराने अतीत के पन्ने एक एक करके आंखों के सामने तैरने लगे। मेरे चचेरे भाई का विवाह इन्हीं भाभी से हुआ था। चाचा की पहली पत्नी से मेरा इकलौता भाई हुआ था। वह अन्य दोनों सौतेली बहनों से भिन्न था। देखने और स्वभाव दोनों में उसका अपनी बहनों से अधिक मुझसे स्नेह था, क्योंकि उसकी सौतेली बहनें उससे सौतेला व्यवहार करती थीं। उसकी माँ के गुण उनमें कूट कूट कर भरे थे। मेरी माँ की भी उसकी सगी माँ से बहुत आत्मीयता थी, इसलिए वे उसको अपने बड़े बेटे का दर्जा देती थी। उस जमाने में अधिकतर जैसे ही लड़का व्यवसाय में लग गया कि उसके विवाह के लिए रिश्ते आने लगते थे। भाई एक तो बहुत मनमोहक व्यक्तित्व का मालिक था, दूसरा उसने
चाचा के व्यवसाय को भी संभाल लिया था। इसलिए जब भाभी के परिवार की ओर से विवाह का प्रस्ताव आया तो चाचा मना नहीं कर पाए। उन दिनों घर के पुरुष ही लड़की देखने जाते थे, इसलिए भाई के साथ चाचा और मेरे पापा लड़की देखने गए। उनको सब ठीक लगा और भाई ने भी अपने चेहरे के हाव भाव से हाँ की मुहर लगा दी। तो वे नेक करके शगुन के फल, मिठाई और उपहारों से लदे घर लौटे तो हमारी खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा। भाई जब हमसे मिलने आया तो बहुत शर्मा रहा था। हमारे पूछने पर कि कैसी है भाभी, तो उसके मुंह से निकल गया, बहुत सुंदर है। उसके चेहरे की लज्जीली खुशी देखते ही बन रही थी। देखते ही देखते विवाह का दिन भी आ गया था। उन दिनों औरतें बारात में नहीं जाया करती थी। हम बेसब्री से भाभी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। आखिर इंतज़ार का वक्त समाप्त हुआ और लंबा घूंघट काढ़े भाभी भाई के पीछे पीछे आ गई। चाची ने उन्हें औरतों के झुंडों के बीचों बीच बिठा दिया। मुंह दिखाई की रस्म अदायगी शुरू हो गई। पहली बार ही जब उनका घूंघट उठाया गया तो मैं उनका चेहरा देखने का मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, और जब मैंने उन्हें देखा तो मैं देखती ही रह गई। उस अद्भुत सौंदर्य की स्वामिनी को, मक्खन सा सफ़ेद रंग, बेदाग और लावण्यपूर्ण चेहरा, आंखों में हजार सपने लिए सपनीली आंखें, चौड़ा माथा, काले घने बालों का बड़ा सा जूड़ा, तथा खुशी से उनका चेहरा और भी दपदपा रहा था। वे कुल मिलाकर किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। सभी औरतें आपस में उनकी सुंदरता की चर्चा करने लगीं। भाई विजयी मुस्कान के साथ इधर उधर घूम रहा था। इससे पहले उसे कभी इतना खुश नहीं देखा था। उसको देखकर हमने सोचा, माँ तो जन्म देते ही दुनिया से विदा हो गई थी, चलो कम से कम अपनी पत्नी का तो वह सुख देखेगा। विवाह के समय भाभी मात्र 19 साल की ही थी। चाची को उनका रूप फूटी आंखों नहीं सुहाया, क्योंकि अपनी बदसूरती को लेकर वे हमेशा कुंठित रहती थीं। अपना आक्रोश जब तब भाभी के क्रियाकलापों में मीन मैक निकाल कर शांत करती थीं। कभी कोई उनके रूप की प्रशंसा करता तो छूटते ही बोले बिना नहीं रहती थी। रूप के साथ थोड़े गुण भी तो होने चाहिए थे, किसी काम के योग्य नहीं है। दोनों सतीली ननंदे भी कटाक्ष करने में नहीं चूकती थी। बेचारी चुपचाप सब सुन लेती थी भाभी, लेकिन उसकी भरपाई भाई से ही हो जाती थी। हम भी मूक दर्शक बने सब देखते रहते थे। कभी कभी भाभी मेरे व माँ के पास आकर अपना मन हल्का कर लेती थी, लेकिन माँ भी असहाय थी, क्योंकि चाची के सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। मैं मन ही मन सोचती, भाभी और मेरे जीवन में कितना अंतर है। शादी के बाद ऐसा जीवन जीने से तो कुंवारा रहना ही अच्छा है। मेरे पिता पढ़े लिखे होने के कारण आधुनिक विचारधारा के थे। इतनी कम उम्र में मैं अपने विवाह की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। भाभी के पिता के लिए लगता है उनके रूप की सुरक्षा करना कठिन हो गया था, जो बेटी का विवाह करके अपने कर्तव्यों से उन्होंने छुटकारा पा लिया। भाभी 10वीं तक ही पढ़ी थी। उनकी सपनीली आंखों में आंसू भरे रहते थे। अब चेहरे की चमक भी फीकी पड़ गई थी। विवाह को अभी 6 महीने भी नहीं बीते होंगे कि भाभी गर्भवती हो गई। मेरी भोली भाभी, जो स्वयं एक बच्ची थी, अचानक अपने माँ बनने की खबर सुनकर हक्की बक्की रह गई और आंखों में आंसू उमड़ आए। अभी तो वे विवाह का अर्थ भी अच्छी तरह समझ नहीं पाई थी। वे रिश्तों को ही पहचानने में लगी हुई थी। मातृत्व का बोझ कैसे वहन करेंगी, लेकिन परिस्थितियाँ सब कुछ सिखा देती हैं। उन्होंने भी स्थिति से समझौता कर लिया। भाई पिता बनने के लिए मानसिक रूप से तैयार तो हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर अपराध भावना साफ झलकती थी कि जागरूकता की कमी होने के कारण भाभी को इस स्थिति में लाने का दोषी वही है। मेरी माँ कभी कभी भाभी से पूछ कर कि उन्हें क्या पसंद है बनाकर चुपचाप उनके कमरे में पहुंचा देती थी। बाकी किसी को तो उनसे कोई हमदर्दी न थी। प्रसव का समय आ पहुंचा। भाभी ने चांद सी बेटी को जन्म दिया। नन्ही परी को देखकर
वे अपना सारा दुख दर्द भूल गई और मैं तो खुशी से नाचने लगी। लेकिन यह क्या, बाकी लोगों के चेहरे पर लड़की पैदा होने की खबर सुनकर मातम छा गया था। भाभी की ननंदें और चाची सभी तो स्त्री हैं और उनकी अपनी भी तो 2 बेटियां ही हैं। फिर ऐसा क्यों? मेरी समझ से परे की बात थी। लेकिन एक बात तो तय थी कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। मेरे जन्म पर तो मेरे पिताजी ने शहर भर में लड्डू बांटे थे। कितना अंतर था मेरे चाचा और मेरे पिताजी में। वे केवल 1 साल ही तो छोटे थे उनसे। एक ही माँ से पैदा हुए दोनों। लेकिन पढ़े लिखे होने के कारण दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर था। माँ बनने के बाद भाभी और भी सुडौल व सुंदर दिखने लगी थी। बेटी तो जैसे उनको मन बहलाने का खिलौना मिल गई थी। कई बार तो वे उसे खिलाते खिलाते गुनगुनाने लगती थी। अब उनके ऊपर किसी के तानों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। माँ बनते ही औरत कितनी आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से पूर्ण हो जाती है, उसका उदाहरण भाभी के रूप में मेरे सामने था। अब वे अपने प्रति गलत व्यवहार की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रतिरोध भी करने लगी थी। इसमें मेरे भाई का भी सहयोग था, जिससे हमें बहुत सुखद अनुभूति होती थी। इसी तरह समय बीतने लगा और भाभी की बेटी 3 साल की हो गई तो फिर से उनके गर्भवती होने का पता चला। और इस बार भाभी की प्रतिक्रिया पिछली बार से एकदम विपरीत थी। परिस्थितियों ने और समय ने उनको काफ़ी परिपक्व बना दिया था। गर्भ को 7 महीने बीत गए और अचानक हृदय विदारक सूचना मिल गई कि भाई की घर लौटते ही सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। यह अनहोनी सुनकर सभी लोग स्तंभित रह गए। कोई भाभी को मनहूस बता रहा था तो कोई अजन्मे बच्चे को कोस रहा था कि पैदा होने से पहले ही बाप को खा गया। यह किसी ने नहीं सोचा कि पति विहीन भाभी और बाप के बिना बच्चे की जिंदगी में कितना अंधेरा हो गया है। उनसे किसी को सहानुभूति नहीं थी। समाज का यह रूप देखकर मैं कांप उठी और सोच में पड़ गई कि यदि भाई कम उम्र लिखवा कर लाए या किसी की गलती से दुर्घटना में वे मारे गए हैं तो इसमें भाभी का क्या दोष? इस दोष से पुरुष जाति क्यों वंचित रहती है? एक एक करके उनके सारे सुहाग चिन्ह धो पोंछ दिए गए। उनके सुंदर कोमल हाथ जो हर समय मीनाकारी वाली चूड़ियों से सजे रहते थे, वे खाली कर दिए गए। उन्हें सफ़ेद साड़ी पहनने को दी गई। भाभी के विवाह की कुछ साड़ियाँ की तो अभी तह भी नहीं खुल पाई थी। वे तो जैसे पत्थर सी बेजान हो गई थी और जड़वत सभी क्रियाकलापों को निःशब्द देखती रही। वे स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी कि उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी। एक भाई ही तो थे जिनके कारण वे सब कुछ सहकर भी खुश रहती थी। उनके बिना वे कैसे जीवित रहेंगी? मेरा हृदय तो चित्कार करने लगा कि भाभी की ऐसी दशा क्यों की जा रही थी? उनका क्या कसूर था? पत्नी की मृत्यु के बाद पति पर तो ना तो लांछन लगाए जाते हैं, ना ही इनके स्वरूप में कोई बदलाव आता है। भाभी के मायके वाले भाई की 13वीं पर आए और उन्हें साथ ले गए कि वे यहाँ के वातावरण में भाई को याद करके तनाव में और दुखी रहेंगी, जिससे आने वाले बच्चे और भाभी के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। सब ने सहर्ष उनको भेज दिया, यह सोचकर कि जिम्मेदारी से मुक्ति मिली। कुछ दिनों बाद उनके पिताजी का पत्र आया कि वे भाभी का प्रसव वही करवाना चाहते हैं। किसी ने कोई ऐतराज नहीं किया और फिर यह खबर आई कि भाभी को बेटा हुआ है। हमारे यहाँ से उनको बुलाने का कोई संकेत दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन उन्होंने बुलावे का इंतज़ार नहीं किया और बेटे के 2 महीने का होते ही अपने भाई के साथ वापस आ गई। कितना बदल गई थी भाभी। सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई, सूना माथा, हाथ में सोने की एक एक चूड़ी। बस उन्होंने हमें बताया कि उनके माता पिता उनको आने नहीं दे रहे थे, कि जब उसका पति ही नहीं रहा तो वह वहाँ जाकर क्या करेगी। लेकिन वे नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि वे अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनेंगी और जिस घर में ब्याह कर गई हैं वहीं से उनकी अर्थी उठेगी। मैंने मन में सोचा, जाने किस मिट्टी की बनी है वे। परिस्थितियों ने उन्हें कितना दृढ़ निश्चयी और
सहनशील बना दिया है। समय बीतते हुए मैंने पाया कि उनका पहले वाला आत्मसम्मान समाप्त हो चुका है। अंदर से जैसे वे टूट चुकी हैं। जिस डाली का सहारा था, जब वह ही नहीं रही तो किसके सहारे हिम्मत रखती। उनको परिस्थितियों के आगे समझौता करने के अतिरिक्त कोई चारा दिखाई नहीं पड़ रहा था। फूल खिलने से पहले ही मुरझा गया था। सारा दिन सबकी सेवा में लगी रहती थी। उनकी ननद का विवाह तय हो गया और तारीख भी निश्चित हो गई थी, लेकिन किसी भी शुभ कार्य के संपन्न होते समय वे कमरे में बंद हो जाती थी। लोगों का कहना था कि वे विधवा हैं, इसलिए उनकी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। यह औरत के लिए ही विडंबना ही तो है कि बिना कसूर के हमारा समाज विधवा के प्रति ऐसा दृष्टिकोण रखता है। उनके दूसरे विवाह के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात थी। उनकी हर गतिविधि पर तीखी आलोचना होती थी, जबकि चाचा का दूसरा विवाह चाची के जाने के 1 साल के अंदर ही कर दिया गया। लड़का लड़की दोनों माँ के कोख से पैदा होते हैं। फिर समाज की यह दोहरी मानसिकता देखकर मेरा मन आक्रोश से भर जाता था, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। मेरे पिताजी पुश्तैनी बिजनेस छोड़कर मुंबई में नौकरी करने का मन बना रहे थे। भाभी को जब पता चला तो वे फूट फूट कर रोई। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था उनसे इतनी दूर जाने का, लेकिन मेरे ना चाहने से क्या होना था, और हम मुंबई चले गए। वहाँ मैंने 2 साल में MA पास किया और मेरा विवाह हो गया। उसके बाद भाभी से कभी संपर्क नहीं हुआ। ससुराल वालों का कहना था कि विवाह के बाद जब तक मायके के रिश्तेदारों का निमंत्रण नहीं आता तब तक वे नहीं जाती। मेरा अपनी चाची से ऐसी उम्मीद करना बेमानी था। यह सब सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। उठो अर्चना, सांझ पड़े नहीं सोते, चाय तैयार है। भाभी की आवाज़ से मेरी नींद खुली और मैं उठकर बैठ गई। पुरानी बातें याद करते करते सोने के बाद सिर भारी हो रहा था। चाय पीने से थोड़ा आराम मिला। भाभी का बेटा विशाल भी ऑफिस से आ गया था। मेरी दृष्टि उस पर टिक गई। बिल्कुल भाई पर गया था। उसकी तरह मनमोहक व्यक्तित्व का स्वामी, उसकी तरह बोलती आंखें और गोरा रंग। इतने वर्षों बाद मिली थी भाभी से, समझ ही नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करूं। समय कितना बीत गया था। उनका बेटा साल भर का भी नहीं था जब हम बिछड़े थे। आज इतना बड़ा हो गया है। पूछना चाह रही थी उनसे कि इतने अंतराल तक उनका वक्त कैसे बीता। बहुत कुछ तो उनके बाहरी आवरण ने बता दिया था कि वे उसी में जी रही हैं जिसमें मैं उनको छोड़ कर गई थी। इससे पहले कि मैं बातों का सिलसिला शुरू करूं, भाभी का स्वर सुनाई दिया। दामाद जी क्यों नहीं आए? क्या नाम है बेटी का? क्या कर रही है आजकल? उसे क्यों नहीं लाई? इतने सारे प्रश्न उन्होंने एक साथ पूछ डाले। मैंने सिलसिलेवार उत्तर दिया। इनको तो अपने काम से फुर्सत नहीं है। ऋषिका के इम्तिहान चल रहे थे, इसलिए भी इनका आना नहीं हुआ। वैसे भी मेरी सहेली की बेटी की शादी थी, इनका आना ज़रूरी भी नहीं था। और भाभी, आप कैसी हो? इतने साल मिले नहीं, लेकिन आपकी याद बराबर आती रही। आपकी बेटी के विवाह में भी चाची ने नहीं बुलाया। मेरा बहुत मन था आने का। कैसी है वह? मैंने सोचने में और समय बर्बाद ना करते हुए पूछा। क्या करती मैं? अपनी बेटी की शादी में भी औरों पर आश्रित थी। मैं चाहती तो बहुत थी, कहकर वे शून्य में खो गई। चलो, अब चाचा चाची तो नहीं रहे। विशाल के विवाह में आप नहीं बुलाएंगी तो भी आऊँगी। अब तो विवाह के लायक भी हो गया है। मैं भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाह रही हूँ। उन्होंने संक्षिप्त उत्तर देते हुए लंबी सांस ली। एक बात पूछूं भाभी, आपको भाई की याद तो बहुत आती होगी। मैंने सकुचाते हुए उन्हें टटोला। हाँ अर्चना, लेकिन यादों के सहारे कब तक जी सकती हैं? जीवन की कड़वी सच्चाइयाँ यादों के सहारे तो नहीं झेली जाती। अकेली औरत का जीवन कितना दुभर होता है। बिना किसी के सहारे के जीना भी तो बहुत कठिन है। वे तो चले गए, लेकिन मुझे तो सारी जिम्मेदारी अकेले संभालनी पड़ी। अंदर से रोती थी और बच्चों के सामने हंसती थी कि उनका मन दुखी ना हो।
वे अपने को अनाथ न समझें। एक सांस में वे बोलीं, जैसे उन्हें कोई अपना मिला दिल हल्का करने के लिए। हाँ भाभी, आप सही हैं। जब भी ये ऑफिस टूर पर चले जाते हैं तब अपने को असहाय महसूस करती हूँ मैं भी। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगी? कभी आपको किसी पुरुष साथी की आवश्यकता नहीं पड़ी? मेरी हिम्मत उनकी बातों से बढ़ गई थी। क्या बताऊं अर्चना, जब मन बहुत उदास होता था तो लगता था किसी के कंधे पर सिर रख कर खूब रोऊं, और वह कंधा पुरुष का हो तो तभी हम सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। उसके बिना औरत बहुत अकेली है, उन्होंने बिना संकोच के कहा। आपने कभी दूसरे विवाह के बारे में नहीं सोचा? मेरी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। कुछ सोचते हुए वे बोली, क्यों नहीं, औरत को मानसिक आर्थिक सहारे के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा की भी बहुत ज़रूरत होती है। मेरी उम्र ही क्या थी उस समय, लेकिन मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी न थी। उसके कारण मैं आर्थिक रूप से दूसरों पर आश्रित थी, तो मैं कर भी क्या सकती थी। इसलिए मैंने सबके विरुद्ध होकर अपने गहने बेचकर बेटी को पढ़ाया, जिससे वह आत्मनिर्भर होकर अपने निर्णय स्वयं ले सके। समय का कुछ भरोसा नहीं, कब करवट बदले। उनका बेबाक उत्तर सुनकर मैं अचंभित रह गई और मेरा मन करुणा से भर आया। सच में जिस उम्र में वे विधवा हुई थी, उस उम्र में तो आजकल कोई विवाह के बारे में सोचता भी नहीं है। उन्होंने इतना समय अपनी इच्छाओं का दमन करके कैसे काटा होगा, सोचकर ही मैं सिहर उठी थी। हाँ भाभी, आजकल तो पति की मृत्यु के बाद भी उनके बाहरी आवरण में और क्रियाकलापों में विशेष परिवर्तन नहीं आता, और पुनर्विवाह में भी कोई अड़चन नहीं डालता। पढ़ी लिखी होने के कारण आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ जीती हैं। होना भी यही चाहिए। आखिर उनको किस गलती की सज़ा दी जाए। बस अब तो मैं थक गई हूँ। मुझे अकेली देखकर लोग वासना भरी नज़रों से देखते हैं। कुछ अपने खास रिश्तेदारों के भी मैंने असली चेहरे देख लिए तुम्हारे भाई के जाने के बाद। अब तो विशाल के विवाह के बाद मैं इस संसार से मुक्ति पाना चाहती हूँ। कहते कहते भाभी की आंखों से आंसू बहने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा ना करने के लिए कहकर उनका दुख बढ़ाऊंगी या सांत्वना दूंगी। मैं शब्दहीन उनसे लिपट गई और वे अपना दुख आंसुओं के सहारे हल्का करती रहीं। ऐसा लग रहा था कि बरसों से रुके हुए आंसू मेरे कंधे का सहारा पाकर निर्बाध गति से बह रहे थे, और मैंने उनके आंसू बहने दिए। अगले दिन ही मुझे लौटना था। भाभी से जल्द ही मिलने तथा अधिक दिन उनके साथ रहने का वादा करके मैं भारी मन से ट्रेन में बैठ गई। वे विशाल के साथ मुझे छोड़ने के लिए स्टेशन आई थी। ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर हाथ हिलाते हुए उनके चेहरे की चमक देखकर मुझे सुकून मिला कि चलो मैंने उनसे मिलकर उनके मन का बोझ तो हल्का किया। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।